नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से उपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। दरअसल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की चहल पहल बढ़ गई है। आपको बता दें, इस बार टिहरी गढ़वाल सीट का चुनावी समीकरण अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। विकास का अभाव और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं ये, जो जोर शोर से जनता उठा रही है। जनता नेताओं से पलायन की मजबूरी और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन की गुहार लगा रही है। बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह फिर मैदान में है, वहीं कांग्रेस के ज्योत सिंह से माला राज्य लक्ष्मी से कड़ा मुकाबला होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक है, बीजेपी को 2019 के चुनाव में राज्य की सभी 5 सीट पर जीत मिली थी। टिहरी गढ़वाल के वोटरों की मुख्य शिकायत विकास की कमी और बेरोजगारी है। ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में हावी रह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दा रहने वाला है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा एक ऐसा श्राप बन गया कि हमारा जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से भटक गया है। जो भी सरकारें या जो भी जनप्रतिनिधि इस बार हमारे युवा वर्ग की बात सुनेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। यहाँ पे पहाड़ों पे खेती से अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां बने या अन्य कुछ ऐसे साधन हो कि जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इशू ये यहाँ से ज्यादा इशू जो पलायन है, शहर में कुछ हो नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। 42 किलोमीटर की झील यहाँ पे बनी हुई है। आप देखो, उस झील से नई ट्रेन आने के लिए लोग आती नहीं है, पर्यटक बाहर निकल जाता है। जब पर्यटक बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम पुरानी टिहरी डूब क्षेत्र के थे, आज भी हमें ऐसा लग रहा है हम डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि काम तो यहाँ को रोजगार विशेष हो नहीं रहा है। यहाँ का पैसा क्या हुआ, बाहर जा रहा है। लोग क्या करते हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं, उसे खर्च करने के लिए बाहर जा रहे हैं। दिनों दिन पर ईयर 20 से 30% के हिसाब से पलायन हो रहा है। और वो उसी खेती का जो है, हमारे जब पहाड़ में उत्पादकता नहीं रहेगी, किसी भी समाज में जब उत्पादकता नहीं होगी, वो समाज अपनी जड़ों से नहीं जुड़ सकता है। तो ये एक बड़ी विसंगति पहाड़ की विकास की है। सरकार को इस पे जल जंगल जमीन के साथ साथ खेती किसानी के ऊपर भी सोचना होगा। बीजेपी ने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वे 2012 के उपचुनाव के बाद से इस सीट पर लगातार काबिज हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है और लोगों का पूरा भरोसा है आदरणीय मोदी जी पर। और बहुत ही जहाँ मैं गई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबका जो काम हुआ है आदरणीय मोदी जी के, और इतना 10 साल में जो हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा। बीजेपी समर्थकों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास कामों का असर टिहरी के चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवार यहां से लगातार चौथी बार जीतेंगी। आज गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं। उज्ज्वला कनेक्शन, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं होता था, उनको उज्ज्वला कनेक्शन दिया। हर गांव, हर घर, हर गरीब के लिए जो है फ्री राशन मिल रही है। और किसान सम्मान निधि, जो लोग यहाँ पर किसान हैं, जिनकी कोई आय का स्रोत नहीं है, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हर क्षेत्र में, हर जगह पे ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं, विकास हो रहा है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पानी, वो सब आदरणीय जी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल, घर घर जल, ऑल वेदर आप देख रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। और आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड से यहाँ सबसे ज़्यादा लाभार्थी आयुष्मान कार्ड के हैं। कई वोटर बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन उनकी शिकायत भी है कि पार्टी ने उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को विकास काम का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे कहना, आप जीत रहे हो
तो कम से कम आप जनता की जन समस्याओं को तो सुलझाओ, जो हमारे साथ तय है उसको तो लागू करो। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे साथ जो समस्याएं हैं, जो हम शुरू से जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करते हैं वो करें, लेकिन उसके पश्चात भी हमारे कोई काम से ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं जितना उसने रानी को जितना उसको जिताना है, हमने उनको ऐसी बात नहीं, हमने मोदी जी को जिताना है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि काम करें ना, इस पर जो काम है, जो रुके हुए काम हो अविलंब किए जाए और जनता की जो समस्याएं हैं उनको अविलंब दूर किया जाए। विकास हुआ है, लेकिन आम जनता ने इस विकास के नाम पर जो एक तरह से अपनी तरफ से योगदान दिया है, उस योगदान का प्रतिफल उसे अच्छे से मिल नहीं पाया। बहुत से घर हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से बेघर हो गए हैं, कुछ का मुआवजा नहीं मिला है। तो आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक सोच समझकर कैंडिडेट उतारा है, हम सबका समर्थन उनके साथ है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा सांसद ने कभी यहां का दौरा नहीं किया या संसद में टिहरी गढ़वाल के मुद्दे नहीं उठाए। वे बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं। देखिए, सांसद तो हमने कभी देखी ही नहीं, न जनता के बीच में कभी आई, न किसी ने देखी है। हाँ, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे, महिलाओं के बारे में सोचे समझे, महंगाई देखे, बेरोजगारी के बारे में कहे। जो टिहरी गढ़वाल सीट का चुनाव है, वो टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। हमारे जो पहले सांसद रही हैं, वो इतने निष्क्रियता और उनका कोई कम्युनिकेट वो नहीं कर पाई, ना जनता से ना संसद के बीच। ये वो क्षेत्र है जहाँ से महावीर त्यागी जैसे जो रक्षा मंत्री रहे हैं, पंडित ब्रह्मदत्त जो पेट्रोलियम मंत्री, वित्त राज्य मंत्री केंद्र में रहे हैं, तो ये क्षेत्र उनसे अपने को रिलेट करता है। और एक ऐसी निष्क्रिय सांसद को लेकर के क्षेत्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की जनता की अस्मिता का प्रश्न ये बन चुका है। कांग्रेस ने महारानी को चुनौती देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा की मसूरी सीट से 2 बार विधायक रह चुके जोत सिंह गुंटसोला को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि बेरोजगारी, कचरे का निपटारा जैसे मुद्दे यहां के लोगों की मुख्य चिंता हैं। वे इन्हें अपना चुनावी मुद्दा बनाने पर जोर देते हैं। इनकी समस्याएं बिल्कुल जायज समस्याएं हैं, नाजायज नहीं है, क्योंकि नौजवान को रोजगार की बात आ रही है और वो हर विधानसभा में आ रही है। ऐसा नहीं है, अगर कूड़े के ढेर हैं तो ये हर विधानसभा में कूड़े के ढेर हैं। तो मैं इन सब लोगों को कहा है कि जिस दिन संसद का पहला सत्र होगा, आप मुझे वहाँ भेजेंगे, तो मेरा पहला प्रश्न जो है ये कूड़े के निस्तारण का होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए, मसूरी और सहसपुर और विकास नगर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे लगेगा। उत्तराखंड की 5 सीट पर चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 24 के चुनावी माहौल में अब बात करेंगे अगले लोकसभा के चुनावी माहौल के। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का रंग चटक होता जा रहा है। सरगुजा सीट पर रोचक मुकाबले का सीन बन चुका है। बीजेपी को जहां बादशाहत बरकरार रखने की आस है, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज को सरगुजा सीट से उम्मीदवार बनाया है। चिंतामणि ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वोटरों ने केंद्र में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का मन बना लिया है। उसमें देखा जाता है कि किसको हम वोट डालेंगे जो जीतेगा और हमारा दुख सुख में साथी बन के रहेगा। इसको जनता देखती है और उसको समझ में आ गया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम अपना मत किसी दूसरे को दे करके अपना मत बेकार नहीं करेंगे। इस चीज़ का लोगों को ज्ञान है। हालांकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व इस सीट पर कांग्रेस के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद राजनीतिक विश्लेषक उसकी जीत की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं करते। विश्लेषकों के मुताबिक सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह को बीजेपी के अपने विरोधी उम्मीदवार के मुकाबले कई फायदे हैं। उनका मानना है कि निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों में लगभग आधी तादाद महिलाओं की है, जिसका फायदा शशि सिंह को मिलेगा। इसके अलावा वे युवा हैं और इलाके में राजनीतिक असर रखने वाले गौंड समुदाय से आती हैं। सरगुजा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें निश्चित रूप से गौंड जनजाति
के जो मतदाता हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है और जाति के हिसाब से गौड़ जनजाति नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर कंवर जनजाति है, तीसरे नंबर पर उरांव जनजाति है। तो ये तीनों जनजाति में अभी तक जो 1952 से अब तक का जो इतिहास देखे हैं तो कंवर और गौड़ दो जनजाति के लोग ही चुनाव जीतते आ रहे हैं और उसमें गौड़ जनजाति के जो प्रत्याशी जिस पार्टी ने बनाया वो लंबे समय तक चुने गए। शशि सिंह खुद गौड़ जनजाति से होने के फायदे को नकारती नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी हर जाति का पार्टी है, किसी एक पार्टी का नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि गौड़ समुदाय की बहुल्यता यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ हमेशा गौड़ समुदाय के लोग जीतते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हम सरगुजा भी जीतेंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव जाति या सांप्रदायिक आधार के बजाय विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, यातायात के सुगम साधन के अधोसंरचना बनाने होंगे, ये प्रमुख मुद्दा होगा। इसी के साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के ऐसे तमाम अवसरों को देखना होगा और जो इसमें कामयाब होगा, जो अपनी घोषणा में या जिस पर विश्वास होगा, वैसे तो अभी 14 की 14 सीट भाजपा के झोली में है और संगठन भी सशक्त है, कांग्रेस की अपेक्षा काफी सशक्त है। सरगुजा में 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद कर रही है। वहीं बीजेपी की निगाहें इस बार क्लीन स्वीप पर टिक चुकी है। तो 24 के चुनावी माहौल में अब मध्य प्रदेश में चुनाव का हाल जानते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज है। जबलपुर में तेज प्रचार की मुहिम के बीच कांग्रेस उम्मीदवार की वोट के साथ नोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशियों का घर घर चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे भी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तमाम उम्मीदवार अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव घर घर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो लोगों से वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं। दिनेश यादव लोगों से अपने चुनाव अभियान के लिए आर्थिक मदद देने की अपील कर रहे हैं। वोट भी दीजिएगा, नोट भी दीजिएगा। जनता ने मुझसे खुद बताया कि एक कैसे लड़ोगे दिनेश भी आप चुनाव उनसे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के 7,000 करोड़ जमा है और आपके खाते सीज हैं, कैसे आप चुनाव लड़ोगे। तो मैंने कहा ये तो या तो भगवान जाने या आप मेरी मदद करो। मैंने जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ जनता मुझे स्नेह और प्यार से मुझे वो खुद मदद कर रहे हैं और वो कह रहे नहीं आप चुनाव लड़ो, चिंता नहीं, जो जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे। कई वोटर दिनेश यादव को समर्थन दे रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार में योगदान कर रहे हैं। कांग्रेस के जो भी अकाउंट है उसको सीज कर दिए गए हैं, तो अब उनके पास पैसे की तंगी तो है ही ऑटोमेटिक, और पैसा बहुत लगता है लोकसभा चुनाव में, बड़ा क्षेत्र है। तो भाई उसकी मदद के लिए हम लोग उनको वोट के साथ साथ पैसा का भी मदद कर रहे हैं, जो हम लोग से बनता है वो कर रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि उनका सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि उनको पास पार्टी का पैसा नहीं आ पा रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सारी जो भी मदद हो पा रही है बिल्कुल पूरी तरह से। जबलपुर लोकसभा सीट में सिर्फ जबलपुर जिला आता है। ये मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से एक है। बीजेपी के उम्मीदवार आशीष दुबे हैं। वे लंबे समय तक पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। जबलपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 24 के चुनावी माहौल में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद राजस्थान के चुनाव माहौल की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के गृह जनपद में लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक होती जा रही है। आपको बता दें कि भरतपुर की चुनावी लड़ाई में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामस्वरूप कोली यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनकी कांग्रेस की युवा प्रत्याशी संजना जाटों से कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की हाई प्रोफाइल भरतपुर लोकसभा सीट पर तमाम राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। भरतपुर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह नगर है। यहाँ राजस्थान की 11 दूसरी सीटों के साथ 19 अप्रैल को 2024 के आम चुनाव के पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने 25 साल की संजना जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कठुमर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार से सिर्फ 409 वोटों से चुनाव हारी थी। चुनाव प्रचार के दौरान वह वोटरों से समर्थन की अपील करते हुए कहती दिखी कि गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्हें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने भरतपुर से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। अपनी जो पार्टी के जो हमारे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब और अपने पायलट साहब, गहलोत साहब, उन्होंने एक छोटी सी गरीब परिवार की बेटी है, तो ज्यादा कोई हो नहीं है, इतना कोई वो भी नहीं है। दोबारा मौका दिया, आपके भरोसे से दिया है, आपके भरोसे दिया, जनता जनार्दन के प्यार के भरोसे उम्मीद से मुझे दोबारा टिकट मिला है। विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है, केवल अल्लाह चर्चा, ये केवल पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई नहीं है। किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं, आम जनता दुखी है। इसलिए सब नाराज हैं और सब ने बना लिया है पब्लिक ने कि भाई अब को बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना और कांग्रेस को लाना। वहीं बीजेपी ने बयाना के पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाया है। कोली ने मौजूदा सांसद रंजिता कोली की जगह ली है, जिन्होंने भरतपुर में 2019 का चुनाव 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। कोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हवाला देते हुए जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है और मैं जहाँ क्षेत्र में गया हूँ मुझे पूरा आशीर्वाद मिला है और जनता का इतना प्यार मिल रहा है कि हमारी जीत पक्की है और नरेंद्र मोदी की झोली में हम अपनी सीट को डालेंगे। भरतपुर के लगभग 21 लाख वोटरों में से 5 लाख से ज्यादा वोटर जाट समुदाय से हैं। इनका खास असर देखा जाता है। ये समुदाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने अंजिला जाटव को उम्मीदवार बनाया है, जो बदलाव लाने के वादे के साथ वोट मांग रही हैं। नेशनल पार्टी है, बीएसपी को सब जानते हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे राजस्थान हो, बट यहाँ हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ा, कि आप आइए आगे हमारे साथ। अब मैंने पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ भी पढ़ें और भी लोग पढ़ के आगे निकलें। और जहाँ तक रही यहाँ के क्षेत्र की हमारे विकास की, तो हमें धीरे धीरे पहल करनी पड़ेगी। अब आप अगर सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए अपना, और हम पे एक बार आप अपना भरोसा जता के देखिए, हम शायद उनसे बेहतर कर सकें। भरतपुर लोकसभा सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। कुछ जानकारों का मानना है कि इलाके में विकास की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव के दिन वोटरों पर असर नहीं डाल सकते, जबकि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह को सुलझा ले तो वो जीत हासिल कर सकती है। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भरतपुर राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसलिए यहाँ जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। अभी लोकल जो इशू हैं, चाहे वो रोजगार का हो, इंडस्ट्री का हो, डेवलपमेंट का हो, वो अभी उभर कर नहीं आए और मुझे लगता नहीं कि ये विषय उठेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जातिगत और धार्मिक स्तर पर ही जो है
इशू बने थे और उसी से चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से मोदी जी पे और कांग्रेस के द्वारा स्थानीय कैंडिडेट की प्रोफाइल पर लड़ने का विषय सामने आ रहा है। कांग्रेस के पास लोकसभा में राजस्थान से वर्तमान में एक भी सीट नहीं है। इस बार जितनी भी सीट अगर कांग्रेस लाती है तो कांग्रेस को बढ़ोतरी वाली बात होगी। मेरा दूसरा मानना ये भी है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र जो है विशेष तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले होने से भी सारी सरकार की प्रतिष्ठा इस भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के सीट पर दांव पर लगी हुई है। भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत किसकी होगी, इसे लेकर इलाके के वोटरों की राय भी अलग अलग दिखती है। हम मोदी जी के काम को या भारतीय जनता पार्टी के काम को 10 में से 7 नंबर देंगे। 3 नंबर इसलिए कम करते हैं हम इनके कि इनकी कुछ कमियां हैं, आर्थिक नीतियों में ये सफल नहीं है। वर्तमान में जो नेतृत्व चल रहा है उसकी बहुत सी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। उनसे लगता है कि देश विदेश नीति में अच्छा है, परिवहन की दृष्टि से, स्ट्रक्चर की दृष्टि से ठीक चल रहा है, परंतु वित्त मंत्रालय बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। पूंजीवाद का जो नंगा खेल इस देश में चल रहा है और उसकी जो आ रही है निकल के, ये चंदाबाजी का जो कांड खुला है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। भरतपुर में विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला और कड़ा होगा। हालांकि ये अब तक तय नहीं दिखता कि विपक्षी गुट इंडिया राजस्थान के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल कर पाएगा या नहीं। तो 24 के चुनावी माहौल में अब बात करते हैं राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड की। इस बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड क्षेत्र के कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां से राहुल गांधी 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जीत का दावा भी कर रहे हैं। 3 अप्रैल को उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र में राहुल का रोड शो भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पहुंचने वाले हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राहुल उत्तरी केरल निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता इसे कामयाब बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। എന്നാൽ 3-ാം തീയതി വരുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം മാറും, ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പരിപാടികളെല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് നടക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബൂത്തുകളൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലങ്ങളായാലും പോലും ബൂത്തുകളായാലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ ശതമാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനേക്കാളും ഭൂരിപക്ഷം ഈ ഇലക്ഷന് കൂടുന്നുള്ളത് ഷുവറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമില്ല. वायनाड लोकसभा सीट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में राहुल गांधी की जीत का अंतर कहीं ज्यादा बड़ा होगा। രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നടത്തേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വന്നാലില്ലെങ്കിലും UDFന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാവും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വർഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി വിജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കൺസേൺ ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മാനിഫെസ്റ്റോയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുവന്യായി എന്നുള്ള പേരിൽ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ രംഗത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും അധികം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നെഞ്ചേറ്റുന്നത്.
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने विरोधी उम्मीदवार पीपी सुनील को 4,30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी, सीपीआई की वरिष्ठ नेता एनी राजा और केरल कांग्रेस के प्रमुख के सुरेंद्रन के बीच हाई प्रोफाइल त्रिकोणीय मुकाबला है। ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആനി രാജയെക്കാളും ബിജെപിയുടെ സുരേന്ദ്രനേക്കാളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരണം. അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് വരണം. അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അതിന് ജനങ്ങൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ. वैसे तो वायनाड के वोटरों के लिए कई बड़े चुनावी वादे हैं, लेकिन इस सीट पर सबसे खास मुद्दा इलाके में इंसानों और जानवरों के बीच आए दिन होने वाला संघर्ष है। केरल में लोकसभा की सभी 20 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।